अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो भाई जैसा कि रजनीश जी सर ने बताया मैं कि 12 जनवरी को हर वर्ष कैरियर डे मनाया जाता है, और जो कैरियर डे है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी के दिन हुआ था, तो उनके जन्म को कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। और उसी क्रम में आज भी हम कैरियर डे मना रहे हैं हमारे विद्यालय में। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए श्री देराम जी से और श्री कृपाशंकर जी से आग्रह करूंगा कि वो विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रधान वो माल्यार्पण कर रहे हैं विवेकानंद जी की तस्वीर को, सभी तालियां बजाकर देराम जी सर, कृपाशंकर जी सर। विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कलकत्ता में हुआ था, और इतनी महान विभूति इतनी अल्प आयु में इनका जीवन, मतलब इनका जीवन का जो काल है वो ज्यादा लंबा नहीं था। मात्र 39 साल तक ये इस धरती पर रहे, और 39 साल के अंदर ही इन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि पूरा विश्व इनके आगे नतमस्तक हो गया कि किस प्रकार हमें अपना करियर बनाना चाहिए, क्या करके हम अपना करियर बना सकते हैं, करियर से अभिप्राय क्या है। इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बता दूं कि करियर का मतलब होता है कि हम किस प्रकार अपना जीविकापार्जन कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार इनकम प्राप्त कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, ऐसा क्या काम करें हम जीवन में कि हम पैसे कमा सकें। उसी पैसे कमाने की प्रक्रिया को करियर कहते हैं, लेकिन वो गलत राह पर जाकर नहीं, अच्छे राह से अच्छे तरीके से हम इस काम को करें, अपने जीवन को चला सकें। तो हमारे बीच में आज हमारे पूरे स्टाफ गण यहाँ पर मौजूद है, अपने विचार रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हम जीवन में क्या काम करके हमारे करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि आप आए और इन बच्चों को अपना करियर किस प्रकार ये बना सकते हैं इसके बारे में गाइडेंस दें। मैडम के लिए क्लैपिंग। आज 12 जनवरी को अपन कैरियर डे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो कैरियर का मतलब समझो। कैरियर का मतलब होता है स्वावलंबन या अपने पैरों पर खड़ा होना। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही कैरियर बनाना नहीं होता है। कैरियर का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। तुम्हारा जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, जिस भी क्षेत्र में तुम्हारी रुचि है, पढ़ने के अलावा भी किसी न किसी क्षेत्र में तुम्हारी रुचि हो सकती है। तो अगर तुम्हारी हॉबी खेल में है, तुम्हारी हॉबी किसी और चीज़ में है, कुकिंग में है तो शेफ़ बन सकते हो, स्पोर्ट्स में है तो सानिया मिर्जा बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो कैरियर का मतलब है कि जिस क्षेत्र में तुम्हारी रुचि है उस क्षेत्र में अपनी रुचि को आगे बढ़ाकर उसमें अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। ठीक है। तो कैरियर डे स्कूल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10th क्लास के बाद तुम इस क्षेत्र में अपनी रुचि को, उसी क्षेत्र में अपनी रुचि को आगे बढ़ाओ जिससे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। क्योंकि आज की दुनिया में अपने पैरों पर या स्वावलंबित होना बहुत ज़रूरी है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भी अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। और पैरों पे खड़े होने के लिए तुम्हें अपना कैरियर बनाना पड़ता है। और कैरियर सिर्फ पढ़ाई से तो बनता ही है, उसके अलावा अगर तुम्हारी किसी क्षेत्र में रुचि है तो उसमें अपनी रुचि को आगे बढ़ा के अपना कैरियर बना सकते हैं। थैंक यू।
रजनी मैडम ने मैं बताया कि किस प्रकार हम अपना करियर बना सकते हैं। क्रिकेट की बात करूं या महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं या मैडम ने सानिया मिर्जा का नाम बताया, तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जो खेल से अपना करियर बनाया। तो जरूरी नहीं है, करियर के लिए आप किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हो और किसी भी क्षेत्र को चुन करके आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। अब इसी क्रम में मैं करियर के बारे में गाइडेंस देने के लिए साथी अध्यापकों में से रजनीश जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और बच्चों को करियर के बारे में बताएं। आज स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, क्या कर रहे हैं? तो इसको कैरियर डे के अलावा भी एक दिवस बताया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। यानी कि अगर कभी भी कैरियर बनाने की बात आएगी तो एक वृद्ध के लिए थोड़ी आता है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ही होता है कि भाई युवा अपने आगे भविष्य में क्या करना चाहता है, किस माध्यम से अपने आजीविका को चलाना चाहता है, अपने जीवन को किस प्रकार वो करना चाहता है। तो उसके लिए आज तो अपने आप ही हो जाएंगे। मैं आता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कक्षा 10 में मैंने एक बात बताई थी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम बताएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। हमारे घर में बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है। कलकत्ता में बहुत फेमस उनका एक स्थान है रामकृष्ण परमहंस का, जहाँ पे उसको एक जो मौन कक्ष कहा जाता है, वहाँ पर मैं भी गया हूँ एक बार। तो वहाँ पे ये है कि कबूतर तक अपनी वो ध्वनि नहीं करते हैं वहाँ उस कक्ष में जाते ही। उसका कक्ष का एक प्रभाव इतना बढ़िया हो गया है कि लोग, यानी कि प्रभाव होता है, आभा मंडल होता है व्यक्ति के आसपास का, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव व्यक्ति सामने खड़ा है और खुश मिजाज खड़ा है, अपने आप ही स्वतः ही दूसरों को हंसी आ जाएगी और एक कुछ करने की जज्बा पैदा होगा। इसके में सभी चीजें का कोई ना कोई कारण होता है, हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं है, कारण होता है। स पे बिंदी लग रही है, संग लिख दिया। क्या लिख दिया? स ग। स पे बिंदी लगी, क्या बोला आपने? च ल। च पे बिंदी लगी, ऊपर क्या बोला? क्यों? यह कैसे आ गया? चुल्ले वाला यह चंचल आ गया और संग, अंतर आ रहा है ना। अंतर क्यों आया आपको तो पता ही नहीं है। फिर बिंदी का अर्थ तो अधिकांश सब जानते हैं, म हलन म होता है या न। संजय लिखा अलग यहाँ आता है, चंचल लिखा अलग आ रहा है, संग लिखा अलग आ रहा है, अहम में बिंदी लगाए म आ रहा है। उसका सूत्र है अनुस्वार यही परसवर्ण, यानी कि अनुस्वार के बाद पीछे वाले अक्षर का 5वां वर्ण हो जाता है। यानी स के बाद ग है, ग कौन से वर्ग में आता है? क में। क का 5वां बोलो, क ख ग घ अंग, अंग, इसलिए संग बोला जाता है। चंचल च है, च का 5वां बोलो, च छ समझ में आ रहा है? ये एक नियम होता है इसके तहत। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपना एक एक जिम्मेदारी निभानी होती है। अब मुझे एज ए संस्कृत टीचर बनाया तो शिक्षा शास्त्री, संस्कृत में बीएड, संस्कृत में यहाँ तक कि रीट जब होता है तो रीट में 30 नंबर का जो मैटर आता है वो भी किसका आता है? संस्कृत का। कक्षा 10 के बच्चों को मैं अभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का पेपर बताया। 10 क्वेश्चन कौन सी क्लास के हैं? 10th क्लास के। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? रामकृष्ण परमहंस इतने ज्ञाता थे, इतने भगवान माँ काली की इतनी कृपा थी कि साक्षात काली माँ से बात किया करते थे वो, और कहते थे माता आज ये बात है। विवेकानंद जी को हंसी आई। विवेकानंद जी का नाम बचपन में क्या था? बहुत पढ़ते हैं बच्चे, याद दादा क्या नाम था? जो वो नरेंद्र, जो वहाँ उनके पास गए रामकृष्ण परमहंस के पास और कहा कि वो उनको ही ढूंढना चाह रहे थे कि भाई मुझे ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने कहा माँ काली के पास चले जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उन्होंने हर बार 3 बार गए, तीनों बार सोचा कि मैं ये मांग लूँ और वो मांग लूँ, और वो कुछ नहीं मांगते थे, हर बार मांगते थे ज्ञान, है ना, और कुछ 3 चीजें बोलते थे कि ज्ञान चाहिए मुझे और मैं देश में अपना, है ना। 39 वर्ष की आयु में वो शांत हो गए थे मात्र, समझ रहे हो ना, वो 39 वर्ष बोला था। तो अब हम अपने लिए जीते हैं, हम अपना ही अपना सोचते हैं हमेशा। मैं पहले बाबू था, अब शिक्षक बना, मैं सोचता था, किसी ने कहा भी था एक से बात कि शिक्षक ऐसा व्यवसाय है, व्यवसाय ये कि हम पैसा भी कमा रहे हैं और अगर हम ईमानदारी रखते हैं तो वो क्या है, क्या कहलाएगा? धर्म परफेक्टली पालन करना। डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर बने, टीचर है, अच्छा टीचर बने, स्टूडेंट है, तो बस वही धर्म है हर व्यक्ति। एक प्रश्न और पूछ रहा हूं मैं, एक दादाजी सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? रुकना, टीचर से पूछो, कारण क्या है? वो उधर से और पिता?
पिता किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है? बेटी से। मतलब कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिश्ता होता है, जिस रिश्ते का आपने नाम लिया, तो उसका वही व्यक्ति दादा किससे प्यार करेगा सबसे ज्यादा? बहुत सारी बातें हैं ना। धन्यवाद। बोलो आप। नहीं। सर ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वो अंत में भी अपनी बात को रखेंगे, वो करियर के बारे में बताएंगे। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार संस्कृत भाषा से आप अपना करियर बना सकते हैं। और एक बात उन्होंने यूँ भी कही कि सभी बात करते हैं कि भाई संस्कृत कठिन होती है या सरल होती है। संस्कृत क्या बताई थी आपने? सरल होती है। तो मैं यहाँ पर इनकी बात पे कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा भले ही सभी यूँ कहते हो भाई संस्कृत सरल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय भी कौन सा सब्जेक्ट होता है? संस्कृत ही होता है। क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा सरल कौन होता है? हमारी माँ। रामविलास जी सर से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आएं। पहले तो गोविंद जी आ जाओ, बीएड के आचार्य हैं। हाँ, गोविंद जी के लिए क्लैपिंग करें भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। क्या फायदा है? बच्चों के हित के लिए कार्य करेंगे सर। हाँ, तो वो इनको बताते जाओ क्या क्या है, इससे कितने फायदे हैं, इससे क्या क्या मिलता है, इससे सब क्या तैयारी करना चाहते हो और आप इस क्षेत्र में क्यों आए। अब और भी क्षेत्र थे, ये सब इनको बताओगे ना तो ये बच्चे ये जानेंगे कि हाँ हमें किस में फ़ायदा है। चाहे वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हों, ये सब राह उन लोगों ने खुद ने चुनी है और वो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो आप उनसे ये जानिए कि ये सब राह जो भी है आपको मिले कि आपने ये ही क्यों चुना। कई का ऐसा उत्तर आपको मिलेगा कि टीचर बनना बहुत मुश्किल है। ये इनसे पूछो कि आपने अपने करियर के लिए ये राह क्यों चुनी। क्योंकि सबसे कठिन दौर है आज की तारीख में टीचर बनना, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए 6 दरवाजे हैं और 6 ताले हो चुके हैं। क्योंकि मैं साइंस में अब काफ़ी अनुभवी हो चुका हूँ, संस्कृत में सर भी अनुभवी हो चुके हैं, सामाजिक वाले आपने देखा था काफ़ी अनुभवी हैं। तो अपना अपना फील्ड है, ये टीचर का फील्ड है। इसी तरह डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के बारे में बताएगा। तो आप इनसे जानकारी लें और प्रश्न आंसर करें, यही बता सकते हैं राइट, बाकी कोई नहीं बता सकता। करंट में तो यही है ना। सबसे पहले मैंने इनकी तरफ से पूछ लिया, क्योंकि देखो ये बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, और मैंने आप इन्हीं की तरफ से ये पूछा है कि आपने 10वीं के बाद इस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में हैं और किस तरह आपने उस परिस्थिति में रह के सेल्फ स्टडी की और अच्छे अंक। अब आप समझ जाओ। और उससे और सबसे कठिन तो हिंदी क्या है, संस्कृत ही सबसे ज़्यादा कठिन होती है। ये सही है, क्योंकि संस्कृत मेरा रुचिकर सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा संस्कृत की प्रायोरिटी कम देता हूँ। सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। और किसी भी साइंस वाले से अगर उसका जनरल सब्जेक्ट चलता है संस्कृत, तो वो कभी भी रुचिकर नहीं हो सकता जब तक उसको अच्छा पढ़ाने वाला ना मिले। क्योंकि संस्कृत के टीचर बैठे हैं, आप संस्कृत लेंगे 12वीं में चलती है, और गर्ल्स स्कूल में अगर किसी ने एडमिशन लिया तो वहाँ पर संस्कृत का ज़्यादा डिमांड है। इधर हाई सेकेंडरी लेकर था, वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट चलता है, और संस्कृत एक तरह से मैथ्स होता है, गणित ही होता है संस्कृत। यदि कोई अच्छा पढ़ाने वाला है और आपको व्याकरण समझा दी है तो आप समझ लेना वो साइंस के इक्विवेलेंट मैथ्स के बराबर होता है। मेरी खेल कूद में बहुत रुचि थी शुरू से। मैं खूब खेलती थी, खूब पढ़ती थी। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड थे, वो बोलते थे
12वीं पास करी थी मैंने। वो बोलते थे कि ना जो घर में सबसे कम पढ़ी लिखी है तू ना। उसके बाद मैंने कहा भाई ठीक है, सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ तो ग्रेजुएशन का BA करेंगे। मैंने कहा उस समय गुड़िया हो गई थी, गुड़िया छोटी सी थी। ये आचार्य जी सर हैं, रजनीश भैया के यहाँ पे इनके मम्मी पापा थे। गुड़िया को ले जाते थे, खिलाते थे, करते थे। उसके बाद भैया जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो मैं इनको देखती थी। मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया मैं BA करना चाहती हूँ। भैया ने कहा कि भाई है ना ठीक है। मैंने कहा भैया एक सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हो पा रहा, भाई क्या लो क्या नहीं लो, क्या ले क्या नहीं ले। 12वीं में मेरे पास नहीं हो पा रहा था। 12वीं में मेरे पास म्यूजिक था। अब मैं अगर म्यूजिक लेती फर्स्ट ईयर में तो मुझे प्रैक्टिकल, बच्ची छोटी थी, प्रैक्टिकल के लिए बाहर। म्यूजिक आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का है? ये कला आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है म्यूजिक। मेरे पास हिंदी था, होम साइंस था, गृह विज्ञान था और म्यूजिक था। उसके बाद जब गुड़िया हो गई तो फिर मैंने सोचा भाई अब बाहर कैसे अप डाउन होएगा डेली। फिर भैया ने मेरा सहयोग किया। भैया ने कहा कि ये ना जो मेहनत मैं भी करूँगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मेरे साथ बच्चे पढ़ने आते थे, मैं उनको देखती थी, भैया बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो भैया ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है आपको संस्कृत में फेल नहीं हो गया आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कह के इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और मैं ट्यूशन जाने लग गई बच्चों के साथ। ना मैंने कभी भी शर्म महसूस नहीं की कि भाई है ना जो मतलब बच्चे हैं पूछने में, पढ़ने में। कभी भी सब बड़े थे जब ये मैं सबसे बड़ी थी बैच में ना, और बच्चे थे मेरे साथ सब। लेकिन मैंने कभी भी शर्म महसूस नहीं की। भैया मेरे साथ थे, इसलिए मेरे को ये था कि भाई हाँ पढ़ना है, अपना काम है। ऐसे करके BA हो गई। BA के बाद मेरे हस्बैंड की भी इच्छा थी, उन्होंने खुद में भी BPED कर रखा था। उनकी इच्छा थी कि भाई है ना मेरे पास गेम में खेलने में शुरू से ही ये थी, तो मैंने BEd होता है टीचिंग लाइन के लिए और BPEd का मतलब होता है फिजिकल, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और BEd का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई का क्षेत्र और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र वो BPEd कहलाते हैं, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। मैं पहले बहुत खेलती थी, तो स्टेट खेली थी मैं 9th में, अलवर स्टेट खेलने गई थी कबड्डी गेम में। उसके बाद मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट आ गया और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे BPED कर रखा था। इस स्टेट के सर्टिफिकेट मैंने उनसे कहा भाई BEd करवा दो, पढ़नी करवाई। उन्होंने कहा भाई गेम्स का सर्टिफिकेट, वो गेम्स में तेरी ये भी है, तो मेरे को BPED करवाया उन्होंने ना आगे बढ़ने के लिए।